बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंटरनेट और स्मार्टफोन ने आज दुनिया को इतना करीब कर दिया है कि दुनिया के किसी भी किस्से में होने वाला कोई भी वाक़या चंद मिनटों के अंदर ही तहकीक किया जा सकता है कि वो सच है या झूठ। आज से पहले जब ये फैसिलिटी नहीं थी तो दुनिया में रोनमा होने वाले ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात के ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल था, और होता भी कुछ ऐसे ही था क्योंकि उस दौर में किस्सा कहानियाँ सुनाना एक रवाज था। लेकिन उसके बावजूद दुनिया में कुछ अजीबोगरीब वाक़यात जो रोनमा होते थे, जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब उसकी शोहरत जाती थी तो लोग उसके ऊपर यकीन नहीं थे करते। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज चंद मिनटों के अंदर ही आप जान सकते हैं कि यह वाक़या सच्चा है या मनगढ़ंत। क्रक्स वर्ल्ड की दुनिया में आज हम ऐसे ही दुनिया में रोनमा होने वाले अजीबोगरीब वाक़यात का जिक्र करेंगे जिन पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये रियलिटी है कि दुनिया में ऐसा वाक़यात रोनमा होते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस छोटे से जजीरे को क्रिसमस आइलैंड कहते हैं। इसका रुकबा तकरीबन 135 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है और इसकी आबादी तकरीबन 1500 अफराद पे मुश्तमिल है। लेकिन इस जजीरे के पॉपुलर होने की वजह यहाँ पे पाए जाने वाले क्रैब्स यानी कि केकड़ों की माइग्रेशन है। वैसे तो ये क्रैब्स नदी नालों, झीलों और समुद्रों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस छोटे से आइलैंड के ऊपर तकरीबन 5 करोड़ के बराबर क्रैब्स रहते हैं, जो कि हर साल अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान आइलैंड से समंदर की तरफ जाते हैं और समंदर किनारे पे जाके अपने अंडे देते हैं। जब ये तकरीबन 50 मिलियन क्रैब्स इकट्ठे ही आइलैंड से समंदर की तरफ जाते हैं तो ये नज़ारा देखने काबिल है। आइलैंड पे हर तरफ क्रैब्स ही क्रैब्स नजर आएंगे, हर तरफ सुर्खी ही सुर्खी फैली हुई होती है, क्योंकि 50 मिलियन 5 करोड़ की तादाद एक बहुत बड़ी तादाद है, जो कि इस छोटे से जजीरे के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इस माइग्रेशन को देखने के लिए दुनिया भर से सियाह इस जजीरे की तरफ अक्टूबर और दिसंबर के दरमियान आते हैं, और इस जजीरे के लोग भी इन क्रैब्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि हिजरत के दौरान ये क्रैब्स पाँव के नीचे या किसी मशीनरी के नीचे आके कुचले ना जाए। इवन के सड़कों पे इन क्रैब्स के क्रॉस करने के लिए स्पेशल ब्रिज तक बने हुए हैं। और जब इन केकड़ों के अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो कुदरती तौर पे वो बच्चे समुंदर से आइलैंड की तरफ वापस हिजरत करते हैं, और ये सारा प्रोसीजर तकरीबन 2 से 3 महीने के दरमियान जारी रहता है। दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले बहुत से जानवर और परिंदे बदलते मौसम और ज़रूरत के तहत हिजरत करते हैं। परिंदों की कुछ अक़साम झुंड की ज़रूरत में हिजरत करते हैं। इस छोटे से 20 से 25 सेंटीमीटर के परिंदों को स्टार्लिंग बर्ड्स कहते हैं। इसकी एवरेज उम्र तकरीबन 15 साल तक होती है। ये परिंदा मोस्टली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। हज़ारों की तादाद में ये परिंदे जब इकट्ठे ढलते सूरज के साथ उड़ते हैं तो एक दफ़ा आसमान को पूरा ब्लैक कर देते हैं। इस नज़ारे को द ब्लैक सन भी कहते हैं। ये छोटे छोटे परिंदे एक खास तरतीब में उड़ते हैं, हज़ारों की तादाद में, और इकट्ठे उड़ने के बावजूद ये कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराते। इवन कि ये अशकाल भी बदलते रहते हैं, यानी कि इनके उड़ने की तरतीब जो कि आसमान के ऊपर होती है वो बदलती रहती है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस तरह हज़ारों की तादाद में झुंड में उड़ने का मकसद दूसरे शिकारी परिंदों से अपने गोल को महफूज रखना होता है। ये स्टार्लिंग बर्ड अमूमन सुबह सहर के वक्त और गुरूब आफ्ताब के साथ उड़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ किसी को टमाटर मारने का मतलब तो बहुत ही मायूब लिया जाता है, लेकिन दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जो कि टमाटर मारने को बाकायदा त्यौहार के तौर पे मनाता है। इस त्यौहार को ला टमाटीना फेस्टिवल कहा जाता है, और इसके अंदर तकरीबन 50,000 के करीब लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं। स्पेन के एक कस्बे बनोन में इस त्यौहार को हर साल अगस्त में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को मनाने का सही मकसद तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि 1945 में पहली दफ़ा कुछ मंचलों ने इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया। उन्होंने सिर्फ एक शरारत के तौर पे इस हरकत को स्टार्ट किया और हर साल अगस्त के अंदर इसे रिपीट करना शुरू कर दिया, जिसे आहिस्ता आहिस्ता कुछ और लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट किया, और फिर देखते ही देखते ये एक फेस्टिवल का रूप इख्तियार कर गया। अगस्त का महीना स्टार्ट होते ही हज़ारों टन की तादाद में टमाटर इस कस्बे में पहुंचा दिए जाते हैं। फिर इन टमाटरों को पाँव के साथ मसल कर नरम कर लिया जाता है ताकि फेस्टिवल के दौरान किसी को चोट ना आ पाए। ये फेस्टिवल सिर्फ एक दिन के लिए मनाया जाता है। अब तो इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दुनिया भर से सियाह अगस्त में इस कस्बे का रुख करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ खेल ऐसे ही हैं जिन्हें देख के उन पर यकीन कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है कि ये खेल है। क्या इसे खेलने वाले लोग पागल तो नहीं है? ऐसे ही खेलों में से एक खेल ग्लस्टर चीज रेस है। इंग्लैंड में खेले जाने वाले इस गेम के रूल्स बहुत सिंपल से हैं।
इसके अंदर एक 8 पाउंड का चीज़ का टुकड़ा लिया जाता है जिसे राउंड शेप में बनाया जाता है। उसके बाद उसे किसी पहाड़ी से नीचे की तरफ सरका दिया जाता है। फिर इस खेल में शामिल सारे प्लेयर्स पहाड़ी से नीचे दौड़ते हुए इस चीज़ के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं और जाहिर है स्लोप से तेज़ी से नीचे उतरने का मकसद गिरना पड़ना ही होता है। तो इस गेम के अंदर काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ तो बहुत ही सीरियस किस्म के इंजर्ड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस गेम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जीतने वाले को जानते हैं क्या मिलता है? इनाम के तौर पर ये 8 पाउंड का चीज़ का टुकड़ा ही उसे मिलता है। दोस्तों, दुनिया में खेले जाने वाले अजीबोगरीब गेम्स में से एक गेम फिंगर पुलिंग कंपटीशन भी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन में खेला जाता है। इस गेम को फिंगर रेसलिंग भी कहा जाता है। इस गेम के असूल बड़े सिंपल से हैं। एक टेबल के दोनों तरफ दोनों प्लेयर्स बैठते हैं और एक चमड़े के पट्टे के अंदर अपनी एक फिंगर को फंसा लेते हैं। फिर दोनों प्लेयर एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जो प्लेयर दूसरे को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है वो इस गेम को जीत जाता है। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले 136 किलोमीटर एरिया में फैले इस जगह को डेथ वैली कहा जाता है। इस जगह को यह खतरनाक नाम 1850 में पहली दफ़ा दिया गया, जब टूरिस्ट का एक ग्रुप यहाँ पे गुम हो गया और उसमें से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच पाया। तब से इस इलाके को डेथ वैली के नाम से पहचाना जाने लगा। एक लंबे अरसे तक अमेरिकन लोग इस इलाके में जाने से घबराते रहे, क्योंकि वो समझते थे कि गुमशुदा टूरिस्ट की रूहें अब भी इस इलाके में घूम रही हैं। लेकिन अब तकरीबन 600 के करीब अफराद इस इलाके में आबाद हैं। लेकिन इस डेथ वैली के मशहूर होने की वजह स्लाइडिंग स्टोन्स है। यहाँ कुछ पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो कि खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह पे खिसक जाते हैं। ये बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े जिन्हें हिला पाना एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इनका तय करदा फासला जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे होता है वो 1.5 किलोमीटर तक भी हो सकता है। इनमें से तो कुछ पत्थर 200 केजी तक के वजन के भी हैं, जिसे हिला पाना और उठा पाना एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं। लेकिन पत्थरों के खिसकने से जो बड़ी सी लाइन बन जाती है, उससे ये चीज़ साफ जाहिर होती है कि इन्हें किसी ने खिसकाया है। लेकिन ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि एक इंसान इन्हें इतने बड़े फासले पे खिसका सके। साइंटिस्ट की एक टीम ने 2014 के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये बात वाजिया की कि टेम्परेचर चेंजेस और बर्फ़ की वजह से ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद खिसक जाते हैं। दोस्तों, फिनलैंड में खेले जाने वाले इस अजीबोगरीब गेम को वाइफ कैरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का नाम दिया गया है। इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को उठा के तकरीबन 250 मीटर तक का फासला तय करता है। इस खेल में शामिल होने के लिए लाजिम है कि वाइफ का वजन तकरीबन 49 केजी से ऊपर हो और उसकी एज तकरीबन 17 साल से ज़्यादा हो। खेल को मज़ीद मुश्किल बनाने के लिए ट्रैक को हर्डल्स के जरिए टफ बनाया जाता है। जीतने का असूल बहुत ही आसान है, यानी कि अपनी वाइफ को उठा के एंड पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचना। इस अजीबोगरीब खेल में हिस्सा लेने के लिए भी दुनिया भर से जोड़े फिनलैंड में आते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन को बहुत प्यारा बनाया है। इसके कुछ हिस्सों को देख के तो जैसे जन्नत का कुमार ही होता है। वहीं तुर्कमानिस्तान में एक गड़ा है जिसे डोर टू हेल का नाम दिया गया है, यानी कि जहन्नम का दरवाज़ा। 230 फुट चौड़ाई और 70 फुट गहराई में वाक़या इस बड़े से गड्ढे में हर वक्त आग जलती रहती है। यह आग पहली दफ़ा 1970 में साइंटिस्ट की एक टीम ने लगाई थी और तब से लेके आज तक ये आग जल ही रही है। 1917 में साइंटिस्ट ने जब ये गड्ढा दरियाफ्त किया तो इसमें से मैथीन गैस निकल रही थी, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। मैथीन गैस से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए साइंटिस्ट ने यहाँ पे आग लगा दी थी। उनका ख्याल था कि शायद कुछ दिनों तक ही ये आग जलती रहेगी और उसके बाद जैसे ही मैथीन गैस ख़त्म हो जाएगी तो ये आग अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन आज 50 साल गुजरने के बावजूद आज भी इस गड्ढे में आग जल रही है। दोस्तों, आसमानी बिजली की गरज और चमक से हम में से अक्सर लोग डरते हैं। अगर यही गरज और चमक आधी रात को वाक़या हो तो अच्छा भला इंसान कांप के रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे दिन के हर एक सेकंड, हर एक मिनट में आसमानी बिजली गिरती रहती है और ये अमल भी साल से जारी है। यह जगह वेनेजुएला के एक दरिया कैटाटम्बो में वाक़या है। यहाँ पे आसमानी बिजली गिरने की शरह 1 घंटे में तकरीबन 280 है, यानी कि 1 घंटे के अंदर 280 दफ़ा यहाँ पे आसमानी बिजली गिरती है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर हाइट के ऊपर इस जगह पे मुसलसल तूफ़ान चलते रहते हैं। इन तूफ़ानी हवाओं और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे मुसलसल बिजली गिरती रहती है।
इस इलाके में रहने वाले लोगों को इस आसमानी बिजली की आदत सी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हर साल बहुत से लोग आसमानी बिजली की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, सहरा में बारिश, इसका सोचना तो एक ख्वाब सा लगता है, और फिर सहरा के अंदर फूलों का खिल जाना, ये तो उससे भी बड़ा ख्वाब होता है। क्या आप इमेजिन करेंगे कि आप एक सहराई इलाके में सफ़र कर रहे हैं जहाँ दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि एक कोई दरख्त भी नहीं, ना खजूर ना कोई और दरख्त, और ऐसे में अचानक अगर किसी सहरा में फूल ही फूल आपको नज़र आ जाए तो आप क्या सोचेंगे? ना सिर्फ फूल बल्कि तितलियाँ, परिंदे और दूसरे जानदार भी। जी, ऐसा वाक़या भी दुनिया में हो चुका है जिसके ऊपर यकीन करना लगभग नामुमकिन है, और ये आलमोस्ट हर 5 से 7 साल के बाद नॉर्थ चिली के एक सहरा अटाकाम में होता है। ये सहरा तकरीबन 1,05,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। इतने बड़ा सहरा के किसी एक हिस्से में 5 से 7 साल बाद अचानक से मूसलाधार बारिश होती है, और जिसके बाद हर तरफ सहरा में मुख्तलिफ किस्म के फूल और पौधे अपने आप ही पैदा होने लग जाते हैं। हम जानते हैं फूल और पौधों के पैदा होने के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक बेहतर इन्वायरमेंट, पानी और उसके बाद बीज का होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है कि इतने बड़े सहरा के किसी एक हिस्से में हर 5 से 7 साल के बाद अचानक से बारिश का होना, और फिर ना सिर्फ वहाँ पे फूल और पौधों का उगाना बल्कि तितलियाँ और दूसरे परिंदे भी अपने आप कहीं ना कहीं से इस इलाके में पहुँच जाते हैं। और फिलहाल साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा किस तरह से मुमकिन है, लेकिन चिली के इस सहरा में हर 5 से 7 साल बाद ऐसा वाक़या ज़रूर होता है। दोस्तों, क्रक्स वर्ल्ड की इंसेप्शन फैक्ट सीरीज में आज के लिए इतना ही। अगर हमारी आज की वीडियो ने आपकी नॉलेज और इमेजिनेशन में थोड़ा सा भी इजाफा किया है तो अपनी पसंद का इज़हार सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर दीजिएगा, और अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।